चलो जी, ब्रेक इज ओवर, ब्रेक इज ओवर, ब्रेक इज ओवर, ब्रेक इज ओवर। चलो। हाँ, हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जी। हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर दो दो लाइन लिखवा दो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया सफिशिएंसी जो है, ये जो मैंने लिखवाया ना आपको कि कौन से फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं ऑडिटर के जजमेंट को कि भैया ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट हो गए कि नहीं हो गए। तो फिर मैंने तीन टुकड़े बात किया। मैंने कहा भाई मटीरियलिटी देख लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करते हैं इसको 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स में तोड़ने की, ताकि 1 2 3 4 अपने को भी काउंट होना चाहिए ना कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैं दो दो लाइन लिखवा दे रहा हूँ आपको ना, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से पहले इसको डिस्कस करके खत्म कर दूं। मटीरियलिटी की बात की हमने कि भैया अगर वो आइटम मटीरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियली इंपैक्ट डाल सकता है, तो जाहिर सी बात है हायर सफिशिएंसी लेवल होगा, ज्यादा कागज इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन वाइस वर्सा, यानी कि अगर वो लग रहा है मटीरियल नहीं है तो एक आध कागज लेके छुट्टी करेंगे। रोम की बात करें, रोम में रिस्क रिस्क लग रहा है। अगर लग रहा है आपको कि यार ये तो बहुत रिस्की है यार, इसकी भैंस की टांग, क्या करें, तो फिर आप क्या करो, ज्यादा कागज इकट्ठे करो, ताकि उसको आप उससे आप जब तक आपका कंफर्ट जोन नहीं आता है, ऑडिटर कंफर्ट लेवल पे नहीं पहुंचता है, तब तक आप क्या करो, कागज इकट्ठे करो। ऑन द अदर हैंड कि रिस्क जैसी कोई चीज ही नहीं है, एक आध कागज लेके छोड़ना, काय को टाइम पास कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है साइज। साइज अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके पास एविडेंसेस हैं, या फिर थोड़े से हैं तो थोड़ा सा साइज होगा सफिशिएंसी। और अगर बहुत ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है, एक ही तरह के हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े कागज भी सबको दिखा देंगे। और अगर हर कागज नहीं, सॉरी, उसका डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, अगर डाइवर्सिफाइड होती है तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली हायर साइड पे जाके हमें उसको क्लिक करके चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि सभी कागज सभी के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको कागज जो है सफिशियंसी के लिए ज्यादा देखने होंगे। फिर हमने बात किया था कि रिस्क एट असर्शन लेवल, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल, जो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ROMM के दो कंपोनेंट्स होते हैं असर्शन लेवल पर। नंबर वन, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है जी? कंट्रोल्स नहीं है तो कितना रिस्क होगा, और कंट्रोल्स होने के बावजूद कितना रिस्क होगा, ये बात थी। चलो, ये हमने टाइम पास किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इस वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं 3 4 पॉइंट्स आपको लिखवा दे रहा हूं, लिखवाऊंगा शॉर्ट में ही। लेकिन ये होगा कि आपको थोड़ा सा ये टिक क्रॉस की जगह वो मिल जाएगा। चलो, नंबर 1 पॉइंट बिल्कुल ध्यान से लिखते चले जाना साथ साथ। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी, पहले तो मटीरियलिटी क्या होता है एक लाइन में लिख लो। सिग्निफिकेंस ऑफ classes of transactions, account balances, and presentation and disclosure to the user of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कुछ है जो सिग्निफिकेंस रखते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, मटेरियल बोल देते हैं, पहली बात। अब अगर अगर लेस मटेरियल है एट असर्शन लेवल, तो क्या होगा, लेस एविडेंस रिक्वायर्ड। साथ साथ लिख रहे हो, मैं सब मान के चल रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके कहने पे लिखवा रहा हूँ पूरा ना। पहला पॉइंट। दूसरी बात आती है इसी का वाइस वर्सा।
more material at assertion level तो more evidence required. ये हो गया जी आपका मटीरियलिटी वाला पॉइंट। आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो, चाहना क्या है, लिखना ही है, लिखो, जरूरी है लिखना। मैं इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। सेकंड है आपका रोम। रोम एट assertion लेवल। इसके इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ए inherent risk, before consideration of any related controls। यानी कि इनहेरेंट रिस्क कब मान के चलते हैं अपन, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन का देखा और मान के चल रहे हो कि अगर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता तो कितनी रिस्क होती, और कंट्रोल लगाने के बावजूद कितनी रिस्क होती, दैट इज कंट्रोल रिस्क। बी साथ साथ लिख लेना, कि MMS will not be prevented ये ध्यान रखना है, PDC प्रिवेंटेड डिटेक्टेड एंड PDC करेक्टेड प्रिवेंटेड डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस। by the entities internal control system। कंट्रोल होने के बावजूद भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ना प्रिवेंट किए जा पाएंगे, ना उन्हें खोजा जा पाएगा, और ना ही उन्हें समय पर ठीक किया जा पाएगा। इन्हें कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अब यहां पर बाबूजी ने बोला है कि अगर लोअर ROMM है तो लेस एविडेंस रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड अगर हायर रोम है तो मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। ये हो गया जी आपका सेकंड पॉइंट। थोड़ा सा आपको रोम को समझा के आना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या क्या फैक्टर है भाई साहब सफिशिएंसी को लेकर, तो ये फैक्टर्स अपन लिख दे रहे हैं ताकि आपका जवाब हल्का हो जाए। हालांकि आपको नोट्स मिलेंगे, बट कुछ बच्चों ने बोला कि साहब उसको शॉर्ट में, तो ये शॉर्ट में मैं आपको लिख दे रहा हूं। नंबर 3, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर। साइज ऑफ population, size of population,
अपन क्या करते हैं, इन दोनों को दो टुकड़े तोड़ देते हैं, साइज को अलग और नेचर को अलग। तो अपने पास क्या है, एक एक 2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब। स्मॉलर साइज, लेस एविडेंस रिक्वायर्ड, लार्जर साइज more evidence could be required। वुड भी कर दो, वुड बी रिक्वायर्ड। ये खत्म हो गया साइज। अब आ जाओ नेचर ऑफ पॉपुलेशन। हो गए ना 4 पॉइंट्स। इसके बाद एक आधा और पकड़ लेते हैं, कुछ इधर उधर से घुमा फिरा के ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ पॉपुलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर की है, होमोजीनियस क्या समझा था हमने, सिमिलर, तो उस सूरत में लेस एविडेंसेस रिक्वायर्ड। और अगर ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नेचर है, यानी कि डाइवर्सिफाइड है। अगर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो क्या करेंगे जी, तो मोर एविडेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड। कितना आसान जा रही है ना चीजें, बिल्कुल आसान ही है, बिल्कुल आसान। आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये आसान जा रही है क्योंकि आसान है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जरा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 5 अरे स्टडी मटेरियल में तो 4 ही दे रखे हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब रेलेवेंट एंड रिलायबल। देखो अपन ने यहां पढ़कर आए थे कहीं, रुकना जरा। अप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी, और क्वालिटी किसी भी एविडेंस की क्वालिटी के अंदर 2 कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि वो एविडेंस जो है रेलेवेंट होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि जो चीज आप जांचना चाहते हो उससे संबंधित कागज अगर आपको मिल जाता है, रेलेवेंट कागज मिल जाता है और रिलायबल है वो, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा कागज इकट्ठे नहीं करोगे। लेकिन आप जो चीज जांचना चाहते हो उससे संबंधित कागज आपको नहीं मिलता, कोई ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट मिलता है, तो उस ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट को भी सेटिस्फाई करने के लिए एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि तब सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस मिल जाते, क्वालिटी का मतलब अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब रेलेवेंट हो और रिलायबल हो, भाई विश्वसनीय कागज मिला है और जो हमें जांचना था उससे संबंधित एकदम टू द पॉइंट चीज हमें मिल गई है, बाकी फिर उसके अलावा हमें बहुत ज्यादा कागज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्वालिटी अच्छी है एविडेंसेस की जो हमने ऑब्टेन किए हैं, क्वालिटी अगर हायर साइड पे है तो सफिशियंसी लोअर साइड पे हो जाएगी। देखो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जिंदगी में असली मजा लिखने में आता है रे, ओ बाबा रे। देखो क्वालिटी का मतलब यहां पर अपन मान के चल रहे हैं रेलेवेंट, मान के क्या चल रहे हैं होता है, एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरे दिल की यही चाहत है, तो क्या कहोगे, मैं तुमसे कहूंगा इस बात को जरा तुम 1 सेकंड रुकना ना। हाँ जी, इसमें लिखो द हायर हायर द क्वालिटी, हायर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट evidences
audit evidence is obtained, the lesser evidence would be required, and vice versa. फुल स्टॉप। ये हो गया जी आपका जवाब तैयार। क्वालिटी जितनी अच्छी, देखो क्वालिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और बाकी 1 से लेके 4 पॉइंट्स के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो ध्यान से देखना, अगर मटीरियलिटी ज्यादा है तो ज्यादा कागज, मटीरियलिटी कम है तो कम कागज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा कागज, और रिस्क कम है तो कम कागज, अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। साइज ज्यादा है तो ज्यादा कागज, कम है तो कम कागज, साइज सी बात है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और चौथी बात, नेचर, हाँ इसमें अब डायरेक्ट वाला सीन नहीं है, ये होमोजीनियस है तो कम कागज, और ये है डाइवर्सिफाइड है तो ज्यादा कागज, और ये इनवर्स रिलेशन है, अगर क्वालिटी अच्छी तो कम कागज और क्वालिटी खराब तो ज्यादा कागज, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए भाई, 4 में से 4 क्वेश्चन, मतलब दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती यार, फुल ऑन फुल मार्क्स है, इसको बोलते हैं चार। तो दिस इज व्हाट, आंसर राइटिंग भी हो गई जी आपके साथ में। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने लिख लिया है, और फिर भी मैं इसको फुल स्क्रीन पे दूं क्या? मेरे ख्याल से लिख चुके हो, ले लो यार। आजकल क्या है, मैं फुल स्क्रीन सीख के आया हूं, तो फुल स्क्रीन में मजा आता है, ऐसे मुझे भी दिखाने में मजा आता है। ये लो, ये आखिरी के 2 पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ लिया, चलो इसको मैं और ले आया नीचे। ओके, ये हो गया पॉइंट 1, मटीरियलिटी। ओके चलिए, मैं स्क्रीन इसको हटा दे रहा हूं। चलो अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमारा सफिशिएंसी को लेकर तो पॉइंट हो गया जी खत्म। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपन पढ़ रहे हैं, तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी था, और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी था। क्वांटिटी तय करने को पीछे, या उसको डिटरमाइन करने के पीछे, ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं कि भैया ये बातों का ध्यान रखो, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कागज सफिशिएंसी का तय तब पता चलता है कि आपको कितने कागज इकट्ठे करने चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी पे डबल क्लिक किया तो रेलेवेंट एंड रिलायबल, रेलेवेंस एंड रिलायबल, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रेलेवेंट पूछा जाए ना पूछा जाए, मेरे को मालूम नहीं कि भैया कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं है, लेकिन रिलायबल की बात करें, भाई साहब इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। फेवरेट मार्क कर दो रिलायबिलिटी के ऊपर, और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, तो हम बोल देंगे भाई साहब सोर्स, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है तो ज्यादा रिलायबल होगा, और इंटरनल है तो लेस रिलायबल होगा। सर सुन लो बात, सोर्स समझ आया क्या? दूसरी बात, सर इंटरनल है तो भी मोर रिलायबल होगा अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनके, देखो इंटरनल जो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि मैनेजमेंट का पूरा हाथ होता है उसे तैयार करने में और उसे मेंटेन करने में। फॉर प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारी कारकर्दगी किसके हाथ में होती है? मैनेजमेंट के हाथ में होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैनेजमेंट को अपनी खोट छुपानी है, अपनी गड़बड़ छुपानी है, तो कागज में बदलाव तो करना पड़ेगा, और जो कि होता ही है बॉस। लेकिन एक्सटर्नल को कुछ नहीं पड़ी, तो फिर हम बात करेंगे साहब इंटरनल भी स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, रिलायबल माने जाएंगे अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट मौजूद हो, न सिर्फ मौजूद हो बल्कि इफेक्टिवली वो क्या कर रहा हो, काम भी कर रहा हो।
इफेक्टिवली ऑपरेशन में भी हो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नॉट ओनली एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इफेक्टिवली वर्क्स या ऑपरेट इफेक्टिवली ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल सोर्स भी मजेदार हो गया साहब। अब तीसरी बात करें, और सर ओरिजिनल कागज होता है ना, ओरिजिनल वो ज्यादा वो होता है, रिलायबल होता है कंपेरेटिव टू फोटोकॉपी। फोटोकॉपी समझ रहे हो? मार्कशीट हो गई फेल, और अपन को पता है मार पड़ेगी। अब पापा को क्या पता अपन फाउंडेशन इंटर काय की तैयारी कर रहे हैं। पापा को पास का रिजल्ट बना के दे दिया अपन ने फोटोकॉपी निकाल के। ओरिजिनल जो आती है ओरिजिनल होती है, उसमें तब्दीली होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी जो है वो कंपैरेटिवली लेस लेवल होती है। कितने पॉइंट हो गए अपने? 3 पॉइंट हो गए। ध्यान से सुनते जाओ। एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और मैं क्वेश्चन का जवाब अभी दे रहा हूं, थोड़ा सा लिख के भी दूंगा, अभी सुन लो बस। किधर गया रे? 4 मार्क्स, हाँ ये रहा, सुन लो। तो पहला पॉइंट भाई साहब, एक्सटर्नल मोर रिलायबल होता है। दूसरी बात, इंटरनल भी रिलायबल हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो। तीसरी बात भाई साहब, ओरिजिनल पे ज्यादा दिमाग लगाओ और कोई चक्कर ही नहीं है। चौथी बात साहब, इंडिपेंडेंटली अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रहा है क्या। अब बात आती है इंडिपेंडेंट है क्या, मतलब जैसे मान लो कि एक्सटर्नल सोर्स से आपको कागज मिल रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दबा हुआ है मैनेजमेंट से, या वो रिश्तेदार है। वो रिश्तेदार है तो स्वतंत्र नहीं है। तो मैनेजमेंट बोलेगा कि यार वो ऑडिटर का फोन आएगा तो उसको ये जवाब दे देना, तो उसने वो जवाब दे देना है यार। तो इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रहा है या कागज आपके पास, वो मोर रिलायबल है अदर देन अदर्स। 4 बातें हो गई। सर हमने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मांगा, और वो कंफर्मेशन अगर हमें डायरेक्ट मिलता है ना तो ज्यादा रिलायबल है बनस्पत की इस पे कि मैनेजमेंट मंगा के दे रहा है हमें। यहां मैनेजमेंट का इंटरनल ऑडिटर है, उससे बोला कि सर मुझे भी कागज की जरूरत पड़ेगी, सही जो आप चाह रहे हो। हमने बोला हाँ। तो सर मैं इंटरनल ऑडिटर हूं। हमने बोला हाँ। तो सर मैं मंगा लूं तो मेरे भी काम आ जाएगा और आपके भी काम आ जाएगा है। तो हम बोलेंगे भाई इंटरनल ऑडिटर तुम्हें किसने बैठाया है यहाँ कि मैनेजमेंट ने? तो तुम तो मैनेजमेंट की आवाज पे भव करोगे कि वो तो करना पड़ेगा ना सर, तनख्वाह देते हैं। तो बेटा फिर तुम मैनेजमेंट ही हो गए हमारी नजर में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिटर ने क्या किया, उसको डेलीगेट कर दिया इंटरनल ऑडिटर को कि तू मंगा ले और मंगा के फिर मुझे दे देना। ना दादा ना, ऐसी गलती मत करो, ये मैनेजमेंट ही है, इनडायरेक्ट नहीं। क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन SA 505 की डेफिनेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न कंफर्मेशन डायरेक्टली मिलना चाहिए। ये बात भी हो गई जी, 5 पॉइंट्स हो गए जी। इनडायरेक्ट मिलेगा तो लेस लेवल होगा। छठा पॉइंट, सर जिससे हम कागज मंगा रहे हैं उसमें अक्कल होना जरूरी है, नॉलेजेबल पर्सन। हमने कागज ऐसे बंदे से मांग लिए जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसने भी क्या किया कि यार जवाब तो मैं देके रहूंगा, लेस लेवल होगा यार। कुछ लोग को होशियारी होती है, कुछ लोग को बहुत होशियारी होती है, चाहे उनके पास आंसर हो चाहे ना हो, पता नहीं उनको जवाब देने की ऐसी चुल होती है कि वो जवाब दे के रहते हैं। और उसने जवाब दिया और अगर हमने उसको रिलाय कर लिया हमारा काम खराब हो जाए, वो लेस लेवल होते हैं। तो ये 5 से 6 पॉइंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन बताओ यार, बैठे बैठे खत्म हो गया। थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको भी मजा आएगा, जिंदगी का आना भी चाहिए। ठीक है, तो पहले रिलायबिलिटी को ले लेते हैं। पहले मैं सोचा था रेलेवेंट को लेंगे, बट रिलायबिलिटी को ले लेते हैं। मैं इसी के नीचे स्टार्ट कर देता हूं, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। साथ साथ लिख लेना, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को पहले अपन ले रहे हैं, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी के ऊपर एक डेफिनेशन है, इसकी 2 लाइन की है, उस साथ में लिख लो। द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन to be used as audit evidence is
influenced by its source and its nature। ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। and the circumstances under which it is obtained। including the controls over its preparation and maintenance where relevant। फुल स्टॉप। आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल, आपको मैं ऐसे दे रहा हूं, इसको प्रॉपर वाला मैंने फुल कर दिया। और फुल चाहिए तो और फुल कर देता हूं। आप क्या करो, इस डेफिनेशन को एक बार से आप अपने लेवल पे पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लिखना है, लिख लो। reliability of audit evidence, the reliability of information to be used as audit evidence is influenced by। भाई जो आप इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस के लिए इस्तेमाल करने वाले हो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है कि किस सोर्स से वो ली गई है, किस सोर्स या नेचर से ली गई है। नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस में आपने वो एविडेंस इकट्ठे किए हैं, इंक्लूसिव ऑफ कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर रेलेवेंट। चलो जी, मैं कहां से आ जाऊं, आ गया मैं वापस। बचना बचना ए बच्चों, मैं आ गया। चलो जी, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, रिलायबिलिटी कब बढ़ती है और रिलायबिलिटी कब घटती है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, बस एक रिलायबिलिटी पे एक ही क्वेश्चन होता है जो डिस्कस कर दिया हमने, और उसके ऊपर फिर हम जवाब ले लेते हैं, फटाफट से खत्म हो जाएगा, फट फट फटाफट। While recognizing that exception may exist, the following generalization about, देखो, generalization about reliability of audit evidences। जनरलाइजेशन का मतलब क्या, जनरल पॉइंट उन्होंने दे के रखे हैं, तो हम बिल्कुल हम इसको यहां पर बता देते हैं जी, पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 है जी आपका, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स। और इसके सामने लिख देते हैं जी, मोर रिलायबल। लेकिन अगर एसोसिएटेड है या रिलेटेड है या अंडर इन्फ्लुएंस्ड है थर्ड पार्टी, जिससे हम कागज मांग रहे हैं, तो फिर होगा लेस रिलायबल। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, साथ साथ लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, साथ साथ लिखो। साथ साथ लिख लो रे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अच्छा, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स आ गया। इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर अपन क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल की भी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट था ऑब्टेन फ्रॉम
आउटसाइड द एंटिटी। तो उस सूरत में क्या होगा, मोर रिलायबल होगा। वैसे यार ये पॉइंट डुप्लीकेसी हो रही है, क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इंडिपेंडेंट तो वैसे ही आउटसाइड होगा। एक मिनट, इस पॉइंट को डुप्लीकेसी नहीं करते हैं अपन, इसको यहीं पर इंडिपेंडेंट सोर्स में ही अपन कर देते हैं आउटसाइड द एंटिटी, आउटसाइड। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, एविडेंसेस obtained from external source are more reliable than obtained from internal source। फुल स्टॉप। अब इसमें एक्सटर्नल इंटरनल भी कवर हो गया, इंडिपेंडेंट और रिलेटेड पार्टी भी कवर हो गया। अब थोड़ा मुझे संतुष्टि जैसी चीज लग रही है। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे। चलो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिव है तो एविडेंसेस generated from internal source will also be reliable। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, अच्छा है, स्ट्रांग है, तो जो एविडेंस हमने इंटरनली जनरेट किया, अपन क्या बात कर रहे थे, एक्सटर्नल पे ज्यादा दिमाग लगाओ, लेकिन इंटरनल पे भी दिमाग लगा सकते हो। नंबर थ्री 5 पॉइंट्स लिखने चाहिए अपन को बढ़िया दम से। नंबर 3, डायरेक्टली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ऑडिटर more reliable indirectly या किसी तरह का इन्फेरेंस है या इंटरफेरेंस है किसी तरह का, तो लेस रिलायबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ साथ लिखते जाओ रे, ऐसा ना हो मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं। एग्जाम तुमने देनी है वो भी मैं देके आ जाऊंगा, ठीक है ना, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा जीवन भर के, चिंता मत करो। बढ़िया है, लिखो। अगर एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, यानी कि लेटर है, इन रिटर्न फॉर्म में है यार, चाहे वो फैक्स है, मेल है, मोर रिलायबल देन subsequent oral representation। अगर भाई समझा लो, समझ लो कि आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, आप कागज भी ले सकते हो और पूछताछ भी कर सकते हो। तो पूछताछ जो है लेस रिलायबल होता है, बदल सकता है, कागज ही झूठ बोलता है, तो ये लेस रिलायबल है। कंपैरेटिवली वर्ड यूज करना है भाई, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में है,
डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म, मोर रिलायबल, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी हो या फिर आपने क्या किया, उसका फोटो खींच के स्कैन कर लिया, तो स्कैन करने के बाद भी एडिट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन अदरवाइज डिजिटाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की गई, और अदरवाइज डिजिटाइज्ड या ट्रांसफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेस रिलायबल होगा। बहुत गड़बड़ होती है इसमें, ये होता है जी आपका रिलायबिलिटी वाला फैक्टर खत्म। यस, अब मुझे बताओ, एकदम पप्पू क्वेश्चन है कि नहीं है, भगवान कसम बहुत आसान है, मैं आपको इसको पूरा स्क्रीन पे देखिए एक बार बात करके खत्म कर देता हूं। चलो देखो, जनरलाइजेशन अबाउट, भाई कुछ जनरल बातें हैं जी ऑडिट एविडेंस के बारे में रिलायबिलिटी को लेकर। अगर आउटसाइड सोर्स है तो मोर रिलायबल, आउटसाइड सोर्स नहीं है, आउटसाइड सोर्स है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, कनेक्टेड है, तो लेस रिलायबल। और अगर एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से लिया है तो रिलायबल, इंटरनल सोर्स से लेस रिलायबल। इंटरनल सोर्स से भी मोर रिलायबल हो जाएगा जब आपके इंटरनल कंट्रोल से समझे होंगे। ऑडिट एविडेंस अगर डायरेक्टली मिला है मोर रिलायबल, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस के साथ आया तो लेस रिलायबल। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है यानी कि लिखित में है तो ज्यादा रिलायबल, और मौखिक है बोल के किया है तो लेस रिलायबल। एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म, डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म, डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म मोर रिलायबल है फोटोकॉपी से, फोटोकॉपी है या फिर अदरवाइजली उसको स्कैन फोटो खींच के किया तो लेस रिलायबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट रिलायबिलिटी फैक्टर। अब बचता है जी आपका रेलेवेंस। रेलेवेंस खत्म किया तो ये मान लो कि ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और मैं कर दूंगा आपकी छुट्टी। थोड़ा सा बचा है, समझ लो। रेलेवेंट क्या होता है, रेलेवेंट का मतलब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ पानी और ले लेता हूँ जिंदगी के मजे। चलो जी, तो फिर अब रेलेवेंट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रेलेवेंट का मतलब है कि भाई जो चीज आप जांचना चाहते हो, पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद रेलेवेंट की बस एक डेफिनेशन लिखनी है और फ्री, सॉरी, रेलेवेंट की बस अपने को एक डेफिनेशन लिखनी है और यू पीपल आर फ्री। रेलेवेंसी को लेकर अपन हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। अपने को क्या करनी है, सिर्फ रेलेवेंट की डेफिनेशन देखनी है। अरे बाबा एक सेकंड यार, ये बात क्यों हो रहा है ऐसा, भाड़ में जाओ। चलो, फोन ही नहीं चल रहा, सुनो। हाँ, रेलेवेंट के अंदर अपन को क्या चीज देखना है कि देखो प्रैक्टिकली सोचो। शायद अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो मैं वो एग्जांपल एक बार फिर से दोहराता हूं। आप क्या बात कर रहे हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट के बारे में हमने सोचा कि सफिशिएंट कब होंगे यार, कंसिस्टेंसी अगर हमें एविडेंसेस में मिलती चली जाएगी ना, बस वहीं पे हम सफिशिएंट, अब वहां पे लॉक कर देंगे कि बहुत हो गया भाई, कागज बहुत हो गए, सही कह रहे हो सब। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी आती है तो कागज बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग। ये पॉइंट भी अपन डाल सकते थे, है ना, बट अपन ने डाला नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट पे डबल क्लिक किया तो रेलेवेंट एंड रिलायबल, और रिलायबल कब होगा कब नहीं ये हमने बात कर लिया। और इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है यार, ऐसे 500 में से कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, हर अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट छोड़ के या 2 अटेम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन तो तय है। लिख लो कि तुम्हारे अटेम्प्ट में आ रखा ही है। और अब बात आती है रेलेवेंट है कि नहीं, तो रेलेवेंसी का मतलब होता है कि भाई जैसे मैं ऑडिट पे गया और ऑडिट पे मुझे जांचना है लैंड का वैल्यूएशन। एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के ऑडिट पे गया और उसका लैंड जो है उन्होंने दिखा रखा है 25 करोड़ रुपए एसेट साइड में, इन्वेंट्री दिखा रखी है 2 करोड़ रुपए की, या मान लो इन्वेंट्री दिखा रखी है 25 लाख या 27 लाख रुपए की। अब एज एन ऑडिटर मैं अगर इसका लैंड का
वैल्यूएशन चेक करना चाहूं तो मेरे लिए यहां पर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं गया ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बोला ओए 25 करोड़ की जमीन, इतनी तो वैल्यू ही नहीं है इसकी, जरा मुझे आप कागज सिखाओ, कैसे यकीन करूं कि ये 25 करोड़ जो लिखे हैं तुमने सही लिखे हैं। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, वो जमीन खरीदी थी ना, तो टाइटल डीड मुझे दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, टाइटल डीड क्या है? जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तब का 10-15 साल पुराना एग्रीमेंट है, और उसके अंदर तो 20 लाख रुपए लिखा हुआ है कि 20 लाख में हमने खरीदा। तो टाइटल डीड से अपन क्या असर्शन चेक करते हैं भैया, की ओनरशिप। लेकिन अगर अपन ये असर्शन, अपन कुछ और चेक करना चाह रहे हैं, भाई मैं चाहता हूं वैल्यूएशन चेक करना, तुम दे रहे हो मेरे को ओनरशिप के कागज, क्या ये रेलेवेंट होगा वैल्यूएशन की जांच के लिए? क्या टाइटल डीड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा? तो जवाब है नहीं। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यूअर की रिपोर्ट, मुझे चाहिए वैल्यूअर का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम वैल्यूअर। वैल्यूअर ने बोल दिया कि भैया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बोल दिया कि भैया देखो ये जमीन जो है ये इस एरिया में है, इतने स्क्वायर फीट इसका रेट चल रहा है, ये आप देख लीजिए, इसमें ये पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी डील हुई है, और ये रेट मल्टीप्लाई बाय हमने स्क्वायर फीट किया या स्क्वायर मीटर किया या जो भी बीघा जो भी जमीन से किया, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, एकड़ के जैसे भी हिसाब से किया, 25 करोड़ इसका वैल्यू आ रहा है। वो सर्टिफिकेट हमारे लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा, टाइटल डीड रेलेवेंट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल डीड हमारे काम का नहीं। अगर हम ओनरशिप जांचने जाएंगे और उसने हमें वैल्यूअर का सर्टिफिकेट दे दिया, हमको चाटना है उसको, हमको तो ये देखना है ना मालिक कौन है, जमीन है किसकी। तो उस सूरत में हमें क्या चाहिए, टाइटल डीड चाहिए होता है। तो रेलेवेंट, क्या एविडेंस रेलेवेंट है, क्या एविडेंस रेलेवेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ऑडिटर किस असर्शन को जांचना चाहता है। तो केस टू केस यही कागज टाइटल डीड रेलेवेंट हो जाएगा जब मैं ओनरशिप की जांच करने जाऊंगा, और यही कागज आज की डेट में इररेलेवेंट है, क्योंकि ओनरशिप को लेकर मुझे पता है, मैं 5 साल से इनके पास ही ऑडिट कर रहा हूं, मेरे को मालूम है जमीन इनकी है, बट वैल्यूएशन 25 करोड़ मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने पूछा। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, रेलेवेंसी। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, रेलेवेंसी और रेलेवेंट। बस इतनी सी बात करनी थी, एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल चाहोगे तो और लिखवा दूं। नोट्स के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है ओवर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट को लेकर। तो ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट वाला एग्जाम्पल आप चाहें तो उसमें गो थ्रू कर लेना। एक सेकंड रुक जाओ। देखो, बात वही, एक से एग्जाम्पल में भी वही बात की है। मैं आपको ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है ना, वो लिख के बता देता हूं, बट वो लिख दूंगा मैं डेफिनेशन लिखने के बाद। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, क्या ये समझ में आ रहा है ना रेलेवेंट का मतलब क्या है? अगर हम इन्वेंट्री की जांच करना चाहते हैं कि 27 लाख का है कि नहीं है, भाई साहब अपने को सबसे पहला काम तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि क्वांटिटी उतनी मौजूद है कि नहीं। अरे भाई रेट तो हम तब अप्लाई करेंगे ना जब हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स को अपन को पकड़ के चलना है, उसके बाद अपन लगा सकते हैं कि रेलेवेंसी और नॉट। बात समझ में आ रही है? ओके चलो मैं लिखवा देता हूं आपको डेफिनेशन, इफ यू वांट तो मैं वो एग्जांपल भी लिखवा देता हूं जो स्टडी मटेरियल में दिया है। अच्छा है, लिख लो लिख लो लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन की डेफिनेशन है रेलेवेंसी। लिखो, रेलेवेंस डील्स विद, लिख लो रेलेवेंस, लिखो इट डील्स विद, it deals with the logical connection, लॉजिकल कनेक्शन है। भाई मुझे क्या जांचना है, उससे संबंधित कागज लाके दो, मेरे सामने टाइम पास मत करो। लॉजिकल कनेक्शन विथ द पर्पस
पर्पज ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर and where appropriate and assertion under consideration. रेलेवेंस बताता है जी, रेलेवेंस डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर जो अपना रहे हैं उसके साथ, और जो असर्शन हम जांचना चाहते हैं, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। हम प्रोसीजर अपना रहे हैं, हमको क्या जांचना है उसके अकॉर्डिंगली कागज दे दो यार भाई, बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट वाला एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल साथ साथ लिख लेना जी। अगर आप क्या कर रहे हो, क्या जांचना चाहते हो आप, असर्शन क्या है जी? ओवर स्टेटमेंट है, या फिर आप जांचना चाहते हो वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, वैल्यूएशन लिखना था बट चलो वैल्यूएशन ही कर दो क्या, वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। तो इसके लिए भाई साहब रिकॉर्डेड अकाउंट्स जो हैं, यानी कि क्रेडिटर का अकाउंट, रिकॉर्डेड अकाउंट में भी रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं अंडर स्टेटमेंट, अगर मान लो क्रेडिटर 50,000 की जगह 70,000 दिखा, 70,000 दिखा रहा है, खाते चेक कर लो, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिटर जो है 50,000 की जगह 25,000 दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें जांचना पड़ेगा कि यार एक जगह 25 दिखा रहा है, एक जगह 50, अगर हमारी जगह 25 तो हमने तो पेमेंट कर दी लेकिन वहां से क्लियर नहीं हुआ। तो तमाम तरह की चीजें यहाँ पे रिस्क खड़ा हो रहा है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सिर्फ अकाउंट्स की जांच करना ठीक नहीं होगा, उसके साथ में और भी डॉक्यूमेंट जांच करना रेलेवेंट हो जाता है। ये चीज इसमें बताइए, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज देखेगा। अंडर स्टेटमेंट में टेस्टिंग ऑफ द रिकॉर्डेड अकाउंट would not be relevant but information as subsequent disbursements अनपेड इनवॉइसेस, कितना माल आया गया, कितना पेमेंट किया, कितने पेमेंट अनपेड रहे, ये सारी चीजें जो है, इनवॉइसेस की स्पेलिंग गलत हो रही है। सप्लायर का स्टेटमेंट निकालो, चेक करो माल कितना सप्लाई किया उसने, पैसा कितना दिया उसको, कितना माल हमने उसको रिटर्न किया, क्या वो डिडक्ट किया कि नहीं किया। अनमैच्ड एंड अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट, ये क्या होगा, रेलेवेंट होगा। अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट, सप्लायर का स्टेटमेंट, अनपेड इनवॉइसेस और सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट। एक क्रेडिटर के केस में अगर अंडर स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से सुनो, अगर ओवर स्टेटमेंट है एक क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल के केस में, तो उस सूरत में जो रिकॉर्डेड एंट्रीज है उनकी जांच कर लो, वही रेलेवेंट है। लेकिन रिकॉर्डेड अकाउंट पेबल ही
रेलेवेंट होगा। लेकिन अंडर स्टेटमेंट जहां पर होता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रेलेवेंट, सिर्फ रिकॉर्डेड से काम नहीं चलेगा। क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी भाई साहब? इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी कि उसको सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट कितना हुआ है, माल का सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, उसके सामने पेमेंट्स वगैरह, अनपेड इनवॉइसेस, पैसा नहीं गया, सप्लायर का स्टेटमेंट उठा लो, और अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट, उसने माल भेजा हमें नहीं मिला, हुआ क्या, गया कहां। तो ये कागज जो होंगे भाई साहब, ये होंगे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। रेलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी दोनों मिलाकर क्या बनता है? सफिशिएंट एंड सॉरी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट के साथ सफिशिएंट भी हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे लिए अहम थे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने बहुत कुछ किया, लेकिन सेकंड हाफ में हमने क्या किया? सेकंड हाफ में हमने ये किया कि हमने एक तो लिखा है कि सफिशिएंट सी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, दूसरा हमने लिखा है कि रिलायबिलिटी वाला सीन, और तीसरा हमने लिखा है रेलेवेंट क्या होता है एक उदाहरण के साथ। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू सो मच।